मैं निकली थी सुबह घर से, तो 10:45 का टाइम था। वो लोग, उस दिन ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं निकली थी, देन वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों खड़े हुए थे। और उस दिन जब मैं जा रही थी तो वो लेडी मुझे बहुत दूर दूर के देखी। मैंने कहा क्या जमाना आ गया कि आजकल तो लोग, लड़के तो देखते ही देखते घूर घूर के, यहाँ पे लड़कियां भी घूर घूर के देखने लगी है। अचानक से मैंने उनको देखा ही था, फिर सेकंड टाइम देखा, और मैं जा रही थी तो अचानक से वो लोग आए और वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन पे धक्का मारा। ग्लास में एसिड था और वो सीधे मेरे फेस पे एसिड डाला। 2005 में जब मैं 15 इयर्स की थी तो एक लड़का था 32 इयर्स का, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो उस वक्त में मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। वो लड़का मुझे 2.5 साल से जानता था, और उस 2.5 साल में उस इंसान ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं अपने परिवार वालों को बोल ही नहीं सकती थी, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मुझे वो फ्रीडम मिला ही नहीं था, वो स्पेस ही नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बता सकूं कि मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, बहुत बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ। तो उस वक्त में मेरे पेरेंट्स, अगर वो लड़का कुछ बोलता था तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि वो सही है, क्योंकि उसकी एज 32 इयर्स की थी और मैं 15 साल की, तो दुनियादारी वो शायद मुझसे ज्यादा जानते थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया, और अटैक के 10 महीने पहले ही, और उन्होंने बोला कि मुझे शादी करना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आई एम शॉक्ड कि मैं जिसको भाई की नजर से देखती थी, जिसको मैं भाई कहती थी, अचानक से उस इंसान को क्या हो गया और वो मुझे ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं। तो मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई, और मैंने उनको कहा कि आज के बाद आप मुझसे कभी बात मत करना, और उसके बाद मैं वहां से चली गई। लेकिन उससे पहले की, कुछ दिनों पहले की बात थी, मेरे पापा मम्मी ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी, तुम्हें जीवन में आगे करना क्या है, तुम क्या सोचती हो जीवन के बारे में, क्या करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मुझे ना सिंगर बनना है। तो उन्होंने कहा कि सिंगर नहीं, कुछ और करो। तो मेरा मन सिर्फ सिंगिंग में ही था। तो उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे तो पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो क्यों ना उस टाइम पे रियलिटी शोज आते थे, जैसे उस टाइम पे इंडियन आइडल शुरू हुआ था 2005 में, बड़ा ट्रेंड में चल रहा था, सारेगामापा शुरू हुआ था। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगे कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर सकती है। लाइक उसमें दिखाते थे कि बच्चे कहीं गांव से भाग के आए हैं और वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी वो चीजें कि मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तभी वो समझ भी पाएंगे। उसके बाद मैंने ये चीज सोची कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी स्कूल की। तो मेरे को ये चीज लगा कि मैं एक काम करती हूँ, अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मुझे जॉब करना है। तब उनको मैंने समझाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कोई कोर्स करो, कुछ और करो, तुम जॉब नहीं करोगी, तुम बहुत छोटी हो। तो मुझे उस वक्त में ये फील हुआ, मैंने उनको कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 महीने की छुट्टियां हैं और मैं कोई अच्छी जगह जॉब करना चाहती हूँ, और मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर से वो जो डर, कब तक आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सड़कों में चलते रहेंगे, मुझे ले लेके जाते रहेंगे, एक दिन मुझे भी अकेले निकलना पड़ेगा, तो मुझे निकलना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, खान मार्केट में, मतलब उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है तुम्हें, कहीं आसपास करो। तो खान मार्केट था और वहां पे मैं जॉब करने के लिए गई थी। एज अ बुक स्टोर में मैं जॉब करती थी। तो वहीं पे ही बगल में ही एक सिंगिंग क्लास जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था, तो वहां पे मैं वहां बात करने के लिए गई और मैंने कहा मुझे सिंगिंग सीखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करना, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट से आना, हम आपका एडमिशन करा देंगे। मैं बहुत खुश थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मतलब मुझे मेरी दुनिया मिलने ही वाली है। एक्चुअल में जॉब करना मेरा मेन मकसद नहीं था। मेरा मेन मकसद था कि मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं और मैं अपने सपनों को पूरा करूं, तभी मेरे पेरेंट्स को लग पाएगा कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो हमारे देश में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लड़की जब कोख में होती है तभी से ही उसको बोझ मान लिया जाता है, और जब वो पैदा होती है तो उसकी एजुकेशन से ज्यादा, उसके सबसे ज्यादा देखा जाता है कि दहेज कैसे आएगा। और जब एक लड़की के साथ क्राइम हो जाता है तो उस वक्त में वो और ज्यादा बड़ी बोझ कहलाती है। और उस वक्त में यही चीजें रियलाइज होती थी कि खुद को लगता था कि भाई खुद ही जाके ये सारी चीजें मैं करूं। देन कुछ समय के बाद
ऐसा हुआ, उस लड़के ने मुझे 2005 में 19 अप्रैल को मुझे मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने फिर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन 21 अप्रैल को उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, कुछ बनना चाहती हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ, और कहा ठीक है, ओके, और कॉल कट कर दी। देन वो उनकी आखिरी कॉल थी। नेक्स्ट डे उन्होंने 22 अप्रैल को, मैं रोज की तरह ही मॉर्निंग में निकली थी अपने घर से। तो मैं निकली थी सुबह घर से, तो 10:45 का टाइम था। वो लोग घर से ही मेरा पीछा कर रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं निकली थी, देन वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों खड़े हुए थे। और उस दिन जब मैं जा रही थी तो वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। मैंने कहा क्या जमाना आ गया है कि आजकल तो लोग, लड़के तो देखते ही देखते घूर घूर के, यहाँ पे लड़कियां भी घूर घूर के देखने लगी है। तो ये चीजें होने लगी और मैं वहां से निकल गई। और वहां से निकलने के बाद ऐसा होता है कि अचानक से मैंने उनको देखा ही था, फिर सेकंड टाइम देखा। और मैं बस स्टैंड के पास, आपने जो बताया था कि बस स्टैंड में मैं खड़ी थी, बस का वेट कर रही थी, ऐसा नहीं था। मैं खान मार्केट जा रही थी, बस स्टैंड के पास मेरे ऊपर अटैक हुआ था। तो मैं बस से नहीं जाती थी, तो मैं जा रही थी तो अचानक से वो लोग आए और वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन पे धक्का मारा और ग्लास में एसिड था और वो सीधे मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। उसके बाद वहीं पे मैं बेहोश हो गई। और जैसे ही मैं बेहोश हुई और जब मुझे होश आया तो मुझे ये चीज फील हुआ कि किसी ने मुझे जिंदा आग लगा दिया। और मैं अचानक से बहुत खराब वाला फील कर रही थी, बहुत पेन हो रहा था। और मैं 3 बार अचानक से रोड पे गिरी और मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ। वहां पे कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी, मुझे बहुत, मेरे लिए वो पेनफुल था। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने ये हादसा पूरा दूर से देखा था। वो आए, उनके पास 2 लीटर कोक की बोतल थी, उसमें आधा पानी था और वो पानी लेके आए। उन्होंने मेरे फेस पे जैसे ही पानी डाला तो वो पानी सीधे यहाँ से गिर के वो एसिड में डाइल्यूट हो गया जो मेरे फेस में डला था, और वो मेरे गले के पास आके यहाँ पे पूरा बर्न हो गया। देन फिर पीसीआर बुलाया गया, तो मुझे पीसीआर में जब बिठाया जा रहा था और जब मुझे पीसीआर हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो मैं देख रही थी कि मेरे दोनों हाथ ऐसे फैले हुए थे, जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन जलती है और वो मेल्ट होती है और उसमें से स्मेल आती है। इसी तरीके से मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी और इसी तरीके से मुझे बहुत स्मेल आ रही थी बॉडी से। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ। मुझे जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए थे, और मुझे 20 बाल्टी पानी डाला गया, पूरा नहलाया गया 20 बाल्टी पानी से। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स आए और मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जली। 20 बाल्टी पानी डालने के बाद वो इतना हार्मफुल एसिड था। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं नहीं बचूंगी करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्न हुआ है और बहुत ही सीरियस कंडीशन थी। देन फिर उसके बाद मुझे 2.5 महीने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा। वहां पे बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरे लिए। वहां पे मेरे होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था और एक एक, मतलब ये जो स्कार्स है, ये फेस और ये हाथ तो दिख रहा है, लेकिन जब वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट से स्किन निकाल के ग्राफ्टिंग करते थे और जहां से स्किन लेते थे, वो जगह मेरे लिए बहुत पेनफुल होती थी क्योंकि वहां बहुत दर्द होता था। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मैंने वो सारा चीजें देखी। और लेकिन मैं बहुत ही फिल्मी टाइप की लड़की, बहुत ज्यादा। और उस वक्त में मुझे ऐसा लगा, आपने देखी होगी मूवी खून भरी मांग, रेखा की जो मूवी थी, तो उसमें दिखाते हैं कि एक ऑपरेशन हुआ और क्विकली एकदम से सब ठीक हो गया, वो और सुंदर दिखने लगी, मतलब पहले से ज्यादा सुंदर। तो जैसा फिल्मों में होता है हम अपने आप को वैसे ही सोचने लग जाते।
तो वही चीजें मेरे साथ भी चल रही थी क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो भाई मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, तो अब तो मैं और अच्छी दिख रही होंगी और सुंदर दिख रही होंगी। देन कुछ समय के बाद मैंने खुद को देखना चाहा कि बस मुझे देखना है। तो टब में पानी लेके आया जाता था ब्रश करने के लिए, तो मेरा पूरा बैंडेज, ये जो आप मेरे बाल देख रहे हैं, ये 10 बार रिमूव किया गया मेरे सर से, उसके बाद मेरे ये बाल आए। देन हर एक ऑपरेशन में मेरे बाल को रिमूव किया जाता था। और उस वक्त में पूरा फेस में पट्टी बंधा हुआ था, और जब भी मैं ब्रश करने के लिए नीचे झुक के देखती थी तो मतलब इट्स वेरी पेनफुल कि पूरा पट्टी बंधी होती थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये हुआ क्या है, भी पट्टी क्यों बंधी हुई है मेरे फेस में, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। देन 2.5 महीने के बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर पे आई, मैंने देखा मेरे घर से सारे फ्रेम, शीशे, सब कुछ हटा दिए गए थे, और मैं खुद को देखना चाहती थी। मुझे बस, मैं एक सपनों की दुनिया में जी रही थी कि अब तो मैं बहुत अच्छी दिख रही होंगी, बस मुझे खुद को देखना है। वो खून भरी मांग मूवी मेरे दिमाग में घूम रही थी कि बस खुद को देखना है। देन लेकिन एक दिन एक ऐसा वक्त आया कि मैंने खुद को देख लिया, और मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो वक्त, खुद को देखना। उससे पहले ही कुछ चीजें मेरे साथ घटी मेरे घर पे। कुछ सोसाइटी के लोग आए थे, आपके भी आसपास सोसाइटी के लोग ऐसे रहते होंगे जो कभी भी आप मतलब आके वो और जख्मों में नमक मिर्ची डालने आते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग आए थे, और आने के बाद उन्होंने बोला कि सबसे पहले आते ही उनको कुछ नहीं करना, एक मोमेंट होता है उनका, हे भगवान बेचारी ये लड़की, अब इसका बेचारी का क्या होगा, इससे शादी कौन करेगा, आप लोगों को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा, इस बेचारी की तो किस्मत ही खराब थी, किस्मत ही खराब है, अब इसका कौन हाथ थामेगा। लिटरली लोग इस तरीके से बोलते थे। जब तक मैंने खुद को देखा ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये लोग मुझे ऐसा बोल क्यों रहे हैं। हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, गोली मार दिया होता, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, कम से कम चेहरा तो नहीं, चेहरा छोड़ दिया होता, कम से कम कोई इससे शादी तो कर लेता। ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन देके गए मेरे घर वालों को कि आप एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के ना मरवा दो, क्योंकि ये एक लड़की है, क्या होगा आपके लिए, तो ये एक बोझ है, आपका तो एक बेटा भी है, वो आपकी पीढ़ियां बढ़ाएगा, कोई बात नहीं, क्या चला जाएगा। उस वक्त में ये सारी चीजें घटी, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ समय के बाद जिस दिन मैंने शीशे में देखा, रिलेटिव साथ छोड़ के चले गए, दोस्त साथ छोड़ के चले गए, सब लोग साथ छोड़ के चले गए, लेकिन जैसे ही खुद को मैंने देखा तो मुझे फील हुआ कि सच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि 2 ऑपरेशन होने के बाद भी मेरी आंखें बाहर निकली हुई थी दोनों, मेरे नोज का लेफ्ट पार्ट बिल्कुल नहीं था, मेरे लिप्स नहीं थे, पूरा ये लिप्स यहाँ से यहाँ तक पूरा खुला हुआ था, पूरा ये वाला पोर्शन पूरा गला हुआ था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। अब मेरे लिए बहुत पेनफुल था खुद को देखना, क्योंकि मैं कोई अलग सोसाइटी से नहीं हूँ, इसी सोसाइटी से हूँ, तो मेरी भी परवरिश वैसे ही हुई है जैसे सबकी हुई है, और मेरे लिए भी ब्यूटी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जैसे सबके लिए। तो उस वक्त में मैंने ये चीज सोची कि मैं एक काम करती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया शीशे को देख के कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। उसी वक्त में मैंने ये चीजें सोची कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अब मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। उसी वक्त में मेरे दिमाग पे एक चीज और क्लिक हुई कि नहीं लक्ष्मी, तुम तो सुसाइड कर लो, लेकिन वो मदर, वो फादर जो 2.5 महीने तुम्हारे लिए सोए नहीं, जिन्होंने खाया नहीं, तुम तो चली जाओगी, आखिर में लोग यही कहेंगे लड़की थी ना, उसी की ही गलती थी, तभी तो वो मरी है। और कल को पेरेंट्स को इतना टॉर्चर ना कर दे वो कि ऐसा हो जाए कि उनको भी सुसाइड करना पड़ जाए, इतनी बड़ी उनके लिए मजबूरी आ जाए। तो उस वक्त में मैंने यही चीज रियलाइज की कि जो गलती मैंने अटैच से पहले की थी,
अपने पेरेंट्स से बात ना करके। वही गलती मैं अब भी करूंगी अपने पेरेंट्स से बात ना करके। क्यों ना मैं इस बार अपने पेरेंट्स से बात करूं, क्योंकि ये वही पेरेंट्स हैं जिनके लिए मैं ये सोचती थी कि मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। शायद मैं उनको वैसे कन्वे कर ही नहीं पाई, शायद मैं ही उनको उस तरीके से बात कर उनके साथ वो वाला लेवल बना ही नहीं पाई। शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक दोस्ती का रिश्ता नहीं बना पाई। तब आई रियलाइज कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। देन मैं अपने पापा मम्मी के पास गई और मैंने बहुत अच्छे से उनको बहुत आसानी से एक बात कह दिया कि पापा मम्मी, मैं ना इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती और मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को देख के डर गई थी। आज जो आप मेरा फेस देख रहे हैं वो 7 सर्जरीज के बाद, उसके बाद, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी 7 सर्जरीज हुई। अदरवाइज में एक एक लड़की की 100 से अबव ऑपरेशन होते हैं और बहुत पेनफुल ऑपरेशन होते हैं। और जब भी ऑपरेशन होते हैं तो ये नहीं पता होता है कि वो सक्सेस हुआ भी है या नहीं हुआ है। फिर अगेन उसी चीज का ऑपरेशन होता है अगर वो सक्सेस नहीं होता। तो ऐसे ही कंटिन्यूस बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रही। देन जब मैंने पेरेंट्स से बात किया तो उस वक्त में मुझे मेरी गलती का एक एहसास हुआ। मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही, मैंने कहा पापा मम्मी आप एक काम करो, मुझे ना इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। तो मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और मुझसे एक बात कही कि बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। और एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी से कि कोई मेरे चेहरे के बारे में क्या बोलता है। तो ये वही पेरेंट्स है जिनको हम गलत समझते हैं और हमेशा ही गलत समझते हैं। वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सपनों के बीच में आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है प्रिया जी कि पेरेंट्स के अंदर भी एक बदलाव होना चाहिए, जो कि धीरे धीरे पेरेंट कर रहे हैं। कि जैसे मैं हूँ और मैं इस वक्त में 30 साल की अगर हूँ तो मेरी बेटी अभी 5 साल की है। तो मेरी जो सोच है वो 30 साल की है और मेरी बेटी की सोच 5 साल की। तो मैं उसकी सोच के जैसा सोच समझ सकती हूँ, लेकिन वो 30 साल की सोच को नहीं समझ सकती। तो यही चीजें हमारे पेरेंट को समझना चाहिए कि एज का इतना डिफरेंस है। क्यों कहा जाता है कि पेरेंट्स समझदार होते हैं? हमेशा शायद आपकी भी मदर ने, फादर ने, किसी ने को एक कहावत कहते हैं ना कि हमने धूप में ही नहीं बाल सफेद किए हैं। तो ये बहुत बड़ी कहावत है। तो ऐसे ही जब अगर आपने धूप में बाल सफेद किए हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं, तो वो किस्से अपने घर में मत दोहराइए। तो इसीलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का लेवल बना के रखें, ताकि कोई हादसा होने वाला हो वो हादसा होने से रुक जाए। तो ये इन्वॉल्वमेंट पेरेंट का होना, बच्चों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि कई फादर ने अपनी बेटियों से एक बात कही। जब लड़कियों ने कहा कि पापा हमें वो लड़का परेशान कर रहा है, तो उन्होंने एक बात कही कि तुम्हें इस दुनिया में बहुत सुंदर लड़की नहीं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी है, लोग उन्हें तो नहीं परेशान करते, तुम्हें ही क्यों परेशान करते हैं? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लड़की अपने पिता को एक तरीके से वो अपने पिता को स्पाइडरमैन मानती है, शक्तिमान मानती है, वो उनको बहुत कुछ मानती है। जब वो अपने फादर को कुछ कहती है तो फादर को रिएक्ट करने की जगह फादर को ये चीज समझनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है, और सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, ताकि कल को कोई हादसा ना हो सके। यही चीजें मेरे पेरेंट्स ने अटैक के बाद रियलाइज की, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी मम्मी ने मुझे अगेन, मैं सोच के देखिए 15 साल की लड़की, और जब मेरी मम्मी मुझे नहलाती थी, जब नहला के लाती थी, क्योंकि 3 साल तक मैंने अपने फेस को हाथ नहीं लगाया है,
3 साल तक मैं खुद भी नहाई नहीं, मेरी मदर ही मेरा सब कुछ करती थी। तो मेरी मदर वो ऐसे, और मेरे पैरों को, जैसे हम अपने छोटे बच्चे के पैरों को चूमते हैं, तो ऐसे ही मेरी मदर मेरे पैरों को चूमा करती थी और इतना प्यार करती थी मुझे। तो मुझे ये चीज लगती थी कि हाँ, हमारे पेरेंट हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मेरी इंस्पिरेशनल, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लक्ष्मी है। पर मैं एक चीज कहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने इंस्पिरेशन मानने की जगह आज आप लोग एक काम करो, छोटा सा काम, जाके एक बार अपने मम्मी पापा से, अपने दादी दादा से, नाना नानी से पूछो कि आपकी जिंदगी कैसे थी। आपने अपने सपनों को, आप देखिए कि कई मदर जब वो मदर बन जाती है, शादी हो जाती है, वो अपने सपनों को छोड़ के अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लग जाती है। तो क्या कभी हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपनी मम्मी का सपना हम पूरा कर सके, अपने पापा का सपना पूरा कर सके? हमारी हमेशा शिकायतें होती है अपने मम्मी पापा से कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते। जब कोई बात होती है तो सबसे पहले ना सब लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट ही होते हैं जो हमें उस वक्त में सपोर्ट करते हैं हर एक कंडीशन में, क्योंकि उनकी जिंदगी में हमारे लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती। वो विदाउट कंडीशन हमें प्यार करते हैं और वो हमारे सपनों को पूरा करते हैं, वो हमें आगे लेके जाते हैं। तो ये चीजें जरूरी है कि हमें अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना है, बताना है, और कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स के साथ एक दोस्ती का रिश्ता डेवलप कर सके। और कुछ भी ऐसी बातें होती है, हर एक छोटी सी छोटी बात में अपने पेरेंट्स को समझाए, बताए कि क्या क्या चीजें उनको भी, वो भी इंसान ही, और वो समझेंगे जरूर। आप ये मत भूलिए कि उनके माँ बाप ने भी उनको कैसे पाला था, बल्कि वो हमें अच्छे से पालते हैं, लेकिन उनके पेरेंट उनको बहुत अलग लेवल में पालते हैं। क्योंकि मैंने जब अपने मम्मी पापा से पूछा कि आपका जीवन कैसा था, आपको कैसे पाला गया, तब उन्होंने मुझे एक एक बातें बताई, तो मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कूल हूँ अपने जीवन में एक तरीके से। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छी इंसान है, बहुत फ्रीली इंसान है, तो मैं अपनी हर एक बात अपनी मम्मी को शेयर करती हूँ। अब मेरी मम्मी रिएक्ट नहीं करती, पहले बहुत रिएक्ट करती थी और अब तो रिएक्ट ही नहीं करती। ये चीजें होती। देन उस दिन मेरे साथ ये चीजें हुई। उसके बाद मैंने अगेन 10th में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी। फिर उसके बाद वही चीजें हो जाती है ना, पेरेंट को ऐसा लगता है कि भाई बेटी है और कहीं कुछ हमारे साथ कुछ घटना घट गई, अगर हम नहीं रहे तो इसका क्या होगा। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम स्टिचिंग सीखो, तो मैंने स्टिचिंग सीखना शुरू किया। मेरी मदर का सपना था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं, तो मेरी मदर ने ब्यूटिशियन के लिए बोला, मैंने ब्यूटिशियन करना शुरू किया। उसी वक्त में मैंने फिर कंप्यूटर सीखना शुरू किया। ऐसे ऐसे करके मैंने खुद को बढ़ाना सीखा और मैं बढ़ती गई, क्योंकि मेरी दुनिया 4 लोग थी, और उन 4 लोगों में मेरी मम्मी पापा और मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी और मेरी लॉयर, जिन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ा। और ये चारों ने मेरी जिंदगी को बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है।